सेविंग्स के जरिए पैसे जोड़ रहे हैं रिटायरमेंट के लिए। नॉर्मली होता क्या है कि सभी को ये होता है कि बच्चों की पढ़ाई, घर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, इसके लिए बहुत फोकस, उतना फोकस्ड रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट पे आके अरे हो ही जाएगा टाइप वाला एटीट्यूड रहता है। और ये बात भूल जाते हैं कि पढ़ाई के लिए लोन मिल जाता है, रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात बोल रही हैं। तो इनका फोकस काफी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने कुछ सवाल जो किए थे, चाह रहे हैं गोल्ड में निवेश बढ़ाना, ये भी सोच रहे हैं कि जो पीपीएफ में अभी फिलहाल जितना ही पैसा है उतना तो ठीक है, लेकिन अब हर साल बढ़ाएंगे अपने उस इन्वेस्टमेंट को। ये सब जो स्ट्रैटेजीज लेके चल रहे हैं, उसमें से कौन कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक है और किस किस से इनको थोड़ा दूर रहना चाहिए? देखिए, एक तो इन्होंने जो इंश्योरेंस जो अभी तक लिया है वो तो ठीक है, जो ले लिया है। उसमें एक पॉलिसी आईसीआईसीआई का पॉलिसी तो अच्छा लिया है, पेंशन फंड लिया है विदाउट एनी सम एश्योर्ड। तो उसमें इनको एन्युटी एक तैयार हो रही है और कम कॉस्ट पे तैयार हो रही है वो एन्युटी। पर अब जो बजाज का जो प्लान लिया है वो प्लान थोड़ा एक्सपेंसिव प्लान है। तो मेरे ख्याल से वो बजाज का प्लान इनको अगर उसको रद्द कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। गोल्ड एक कंजम्पशन के हिसाब से तो ठीक है कि आपको बेटी की शादी के लिए चाहिए या घर में थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए गोल्ड का निवेश कर सकते हैं। पर उसके बियॉन्ड गोल्ड में निवेश करने से अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करें तो उसमें इनको ज़्यादा वृद्धि होगी। ऑलराइट, आप है हमारे साथ अभिषेक? जी सर, कुछ डाउट है, कहीं पे कुछ क्लैरिटी ना हो? Actually, first of all, like whatever goals I have selected, I have kept inflation in mind as well. And another thing is that regarding that Bajaj Allianz new unit M policy, actually I have stopped paying the payments because I got this policy just because of my home loan, because it was mandatory at that time. तो शुरू के 4 साल तो मैंने पेमेंट किया, then I make some research, then I find out that this policy is not good, and it is not giving proper result, and I cannot surrender this policy until unless I am finishing my home loan. So I thought of at least continuing it, but I have stopped making the payment. So I have directed these payment to equity investment, direct equity investment, and I am taking those equity investment as my retirement. Of course, I am incurring some loss, but I am not going to surrender or sell those shares until unless I am maybe 10 or 15 years at least. Yeah. And हाँ, अभिषेक बोलिए। Sorry to interrupt you. One more thing that I didn't mention in my email is that is it possible for you to provide me some good health insurance for my parents? Yeah. माता पिता की उम्र ऑलमोस्ट 60 इयर्स के आसपास है, उनके लिए एक रीजनेबल फैमिली फ्लोटर एक चालू एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पेरेंट्स भी कवर हो जाते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये नहीं हो सकती है राघवेंद्र, क्योंकि फैमिली फ्लोटर प्लान में जिसकी सबसे ज्यादा एज होती है उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस जो है वो इंडिविजुअल्स का हेल्थ और उनकी एज के बेसिस पर ये फैमिली फ्लोटर डिसाइड करता है। और मैंने ये देखा है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस का जो फैमिली फ्लोटर है, अगर पेरेंट्स की एज को कवर करना है तो वो एक बहुत एफिशिएंट प्लान है। अच्छा, तो उसको ये देख सकते हैं 5 से 7 लाख रुपए का अगर लेंगे तो मेरे ख्याल से 10 से 12 हज़ार के प्रीमियम में इनका काम हो जाएगा और इनके पेरेंट्स का भी कवरेज हो जाएगा। Alright. तो ये एक फैमिली फ्लोटर ओरिएंटल का आप जरूर देखिए। Alright. अभिषेक, कोई और डाउट? One more thing, that the mutual funds that I have selected, is it possible just to give the comment on those mutual funds? बहुत ज्यादा उनके पोर्टफोलियो में फंड्स हैं नहीं, वैसे 2 ही हैं और एक और ऐड करने की सोच रहे हैं ये। तो ये दोनों फंड कैसे, आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी और एचडीएफसी इक्विटी? ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। एचडीएफसी इक्विटी फंड अभिषेक इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट इक्विटी फंड है और लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है इसने। बहुत डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो आप रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसमें करते रहिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर। आईसीआईसीआई पोटेंशियल डिस्कवरी भी बहुत अच्छा फंड है, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस फंड है फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स, तो वो भी एक अच्छा है। और आपकी जो चॉइस तीसरी है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, वो भी एक अच्छा फंड है। तो तीनों फंड का सिलेक्शन आपका एकदम सही है, तो उसमें कुछ फेर बदलाव का ज़रूरत नहीं लगता मुझे।
चलिए, तो थोड़ी बहुत बदलाव करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में आपको अभिषेक, और अदरवाइज आपने बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग की हुई है, कंटिन्यू कीजिए और गोल के हिसाब से निवेश करते रहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं राघवेंद्र नाथ। अगला सवाल लेते हैं, कल्याण चक्रवर्ती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। कल्याण नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी बेसिकली जैसे मैंने आपको ईमेल देखा था पूरा डिटेल्स दिया हुआ था, मेरे पास एक्सेस समर अराउंड 5 to 10,000 रुपीज और हर महीना बच जाता है जो मुझे इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट है। बेसिकली दिस इन्वेस्टमेंट इज टू इंश्योर दैट जैसे लाइफ के हर स्टेज पे मुझे थोड़ा सा मनी जब भी रिक्वायरमेंट होगा ये इन्वेस्टमेंट मुझे काम आए। ओके कल्याण, आपने लिखा था मेल में कि आपकी जो पूरे घर की जो इनकम है वो करीब 1.5 लाख के आसपास है। जो आपके खर्चे हैं उसमें हाउस एक्सपेंस आपने 50,000 के आसपास लिखा है। जो अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इनकम का हिस्सा खर्चों में निकल रहा है, वहाँ पे कम करने की जरूरत? अगर रेंट को भी मिला लें, क्योंकि तो वो भी एक खर्चा है, 67,000 रुपीज खर्चा हो रहा है, तो हाँ जी थोड़ा ज्यादा तो जरूर है, पर उनका लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर खर्चा हो रहा है उस चीज का। तो पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आई थिंक उसको थोड़ा फोकस अभी करना जरूरी है। इनके पास बहुत मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही के पास LIC की पॉलिसी है एक दो, और आई थिंक उसकी जरूरत अभी इस एज पे उन्हें नहीं थी, राइट? जी LIC की पॉलिसीज वैसे तो देखिए अच्छी चीज़ है, पर क्या ये सारी पॉलिसीज में जो एवरेज रिटर्न जो आता है वो 6 से 7% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं बैठता है। अगर आप 25 से 30 साल का पीरियड पकड़ें और टोटल मैच्योरिटी का रिटर्न की बात करें तो 6 से 7% का रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बैठता है। तो उससे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ये रहेगा कि आप एक टर्म प्लान ले लें और उससे आपका लाइफ टर्म प्लान अभी है भी नहीं, टर्म प्लान तो करीब 50 लाख से 1 करोड़ का टर्म प्लान अगर क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, दोनों के नाम पे अलग अलग कवर होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। और करीब अगर 50 लाख का टर्म प्लान मेरे ख्याल से 8 से 10,000 रुपए पर एनम में आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा रकम नहीं है इनके लिए। तो 50 लाख का अपना खुद का ले सकते हैं, 50 लाख अपनी वाइफ के नाम पर ले सकते हैं टर्म प्लान जी, जी। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट जो बच रहा है उसको तो एक्विटी में डालने का बिल्कुल 100% एक्विटी में डालना चाहिए, क्योंकि जो बाकी 13-14 हजार रुपया पर मंथ जो डाल रहे हैं वो तो LIC में ही जा रहा है, जो कि फिक्स्ड इनकम को माना जा सकता है। जी जी कल्याण, आपने बताया था हमें कि आप हर महीने 20,000 आप लोग अपनी सैलरी से निकाल कर रखते हैं लिक्विड पर्पस के लिए। वो पैसे एक्चुअली में कहाँ यूटिलाइज किए जा रहे हैं, कहीं या फिर सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखे हुए? सेविंग अकाउंट। कुछ उस पैसे का कोई खर्चा वर्चा नहीं है, बस वो रखे हुए इमरजेंसी फंड के तौर पे? इमरजेंसी पर्पस। हाँ जी, तो उस पैसे को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए हम एक्चुअली उनका जो प्लान देख रहे थे कि यही बताना चाह रहे थे कि करीब जो 15-20 हज़ार जो लिक्विड में डाला हुआ है सेविंग्स अकाउंट में, उसका कम से कम फिक्स डिपॉजिट करना चालू कर दें, तो उसमें 9 से 10% का रिटर्न आ जाएगा। और एक RBI ने एक अच्छी चीज़ क्या की है कि फिक्स डिपॉजिट्स में से पेनल्टी हटा दी है। जब भी आपको अगर प्री मैच्योर उसको ब्रेक करते हैं तो मोस्ट बैंक्स आजकल आपको फिक्स डिपॉजिट दे रहे हैं और अनफिक्स्ड डिपॉजिट है काइंड ऑफ, तो इसलिए उसमें इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तो 9-10% का एक्स्ट्रा रिटर्न आपको जनरेट हो जाएगा। और ये जो आपने कुछ फंड्स के नाम बताना चाहेंगे इन्हें? इसमें 3 या 4 फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। एक तो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी बहुत एक अच्छा फंड है, डाइवर्सिफाइड फंड है, टॉप परफॉर्मर है। उसके अलावा HDFC इक्विटी में डाल सकते हैं जो कि एक लार्ज कैप फंड है और लॉन्ग टर्म में अच्छा करने वाला है। और तीसरा फंड SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड जो कि मिड कैप कैटेगरी में इस समय सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये 3 फंड में चालू करें और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आई थिंक अपना इक्विटी का एक्सपोजर को बढ़ाना चालू कर दें। इनकम बढ़े तो खर्चे मत बढ़ाइए कल्याण, और आप अपना
निवेश की जो रकम है वो बढ़ाइए। आपको हम सलाह देंगे अपने जो घर के खर्चे है वहां थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जो सेविंग के लिए पैसे डाल रहे हैं आप 20,000, वहां से पैसे निकालिए और इक्विटी में पैसे लगाने शुरू कीजिए। म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी कीजिए और कम से कम 10-15 हजार की एसआईपी आपको तुरंत अब शुरू कर देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।